तब ये जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी इसी चीज को समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार एयर इंडिया जो इतनी शानदार फ्लीट और इतनी शानदार लिगेसी वाली एयरलाइंस है, और ऐसा भी नहीं था कि एयर इंडिया बहुत महंगी पड़ती थी लोगों के हिसाब से, बल्कि बहुत लोगों को उसने उड़ने का मौका दिया। सचिन पांडे जी, आखिर ऐसा क्या गलत हुआ एयर इंडिया के साथ कि उसकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली गई, जबकि उसके पास फ्लीट सबसे बेहतर थी, स्लॉट सबसे बेहतर थे, वर्कफोर्स सबसे ज्यादा बड़ी थी? हाँ विपिन जी नमस्कार। एयर इंडिया का जैसे आपने चर्चा करी है, उनकी फ्लीट सबसे बेहतर थी, उनके रूट सबसे बेहतर थे। लेकिन हर एयरलाइन में जब हम लोग टिकट बुक करते हैं तो पैसेंजर एक चीज देखता है कि टिकट का प्राइस कितना है, और ये प्राइस अगर एयरलाइन को कॉम्पिटिटिव बेसिस पे भेजना है तो एयरलाइन का कॉस्ट बेस बहुत कम होना चाहिए। और इस विषय में एयर इंडिया ने काफी दिक्कतें झेली। एयर इंडिया का कॉस्ट बेस आज की दौर पे सबसे अधिक है पूरी इंडस्ट्री में। इसीलिए जिस साल कोरोना हुआ और बाकी एयरलाइनों को रोका गया, इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ एयर इंडिया कर पा रही थी। इसके पश्चात एयर इंडिया का घाटा 10,000 करोड़ था। तो कॉस्ट बेस जो था इसका ठीक नहीं रहा है, और आगे के वक्त में एयर इंडिया का कॉस्ट बेस ठीक करना होगा। तो टाटाज को ये काफी कठिन काम लगेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्विजिशन है ये, और इससे कॉस्ट निकालना और कॉस्ट बेस एकदम कॉम्पिटिटिव करना काफी मुश्किल काम रहेगा। जी भट्टाचार्य जी, अब जब टाटा की तरफ से अगर इस चीज को देखें तो देखिए, एक वक्त में उन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत की और आज फिर वो एयर इंडिया लेने जा रहे हैं। टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो एविएशन से जो उनके लगाव है, उनकी जो चाहत है, वो वक्त वक्त पे दिखाई दी। अभी वो ऑलरेडी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जॉइंट वेंचर में विस्तारा को चला रहे हैं, बीच बीच में उन्होंने और भी कोशिशें की। तो एक इमोशनल कनेक्ट है। ये जो टाटा का बाय है, इसमें कितना इमोशनल कनेक्ट है और कितनी बैलेंस शीट देखी गई है, इसको कैसे समझे कि एक ठीक है ये एक्विजिशन मुझे करना है, क्योंकि एक बहुत पुराना कनेक्शन एयर इंडिया से और एविएशन को हमने ही शुरू किया था और टाटा एयरलाइंस के नाम से ये सब शुरुआत हुई, और आज फिर हम उसमें आना चाहते हैं क्योंकि बैलेंस शीट पे देखें तो शायद इसके बिडर्स उस तरीके से उत्साहित नहीं होंगे कि मैं कोई बहुत अच्छा एक्विजिशन करना चाह रहा हूं, जैसे दूसरे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्विजिशन है। तो इसमें कितना सेंटिमेंट है और कितना प्रैक्टिकलिटी है? देखिए, सेंटिमेंट तो है, इमोशनल कनेक्ट तो बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। एयर इंडिया जब टाटा ने शुरू किया था 1930-32 में, तब मैं समझता हूँ कि उसके बाद नेशनलाइजेशन के तक एयर इंडिया का जो एक इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में जो एक स्टेटस था, वो बहुत बड़ा स्टेटस था। आपको मालूम होगा कि जब सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस का लॉन्च हुआ, तब एयर इंडिया से टेक्निकल सहायता मांगी गई थी, और एयर इंडिया के साथ जो सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन का जो एक कोलैबोरेशन टेक्निकल असिस्टेंस था, वो काफी दिन चला। उसके बाद सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस काफी आगे निकल गई और एयर इंडिया नेशनलाइजेशन के दबाव में आकर मैं समझता हूं नीचे की ओर चली गई। टाटा की अगर आप देखें कि मैं मानता हूं कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है टाटा का, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस सिनर्जी है इसमें। और अगर आप टाटा की अगर एविएशन फुटप्रिंट देखें तो उनके पास विस्तारा है, विस्तारा के साथ सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन का एक कोलैबोरेशन भी है उनके साथ। और मैं ये समझता हूं कि एयर इंडिया को एक्वायर करने के बाद उनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम प्लान जो विस्तारा के साथ थी, उसमें काफी एक क्रियान्वयन करने की एक सुविधा मिलेगी उन्हें। ये पहली बात है, सिनर्जी मैं देखता हूं बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये है, जो टर्म्स ऑफ एक्विजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप एयर इंडिया की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पर एयरक्राफ्ट देखें तो ये करीबन और एयरलाइन से काफी ज्यादा है।
लेटेस्ट एस्टिमेट के अनुसार मेरे हिसाब से 133 एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट हैं एयर इंडिया के। और अगर आप बाकी जो एविएशन कंपनी जो हैं उनका जो एयरक्राफ्ट टू एम्प्लॉय रेशियो है वो करीबन 100, 103, 104, 105 में होता है। तो एयर इंडिया के जो लेने के बाद टाटास को पहला चीज उनको ये देखना पड़ेगा किस तरह से वो एक जो एम्प्लॉयज का जो एक जो बोझ जो है समझता हूं मैं, ये बोझ को किस तरह से संभाले, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी, उन एम्प्लॉयज को इधर रीडिप्लॉय करें या किस तरह से उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में डाल दें। क्योंकि अगर एयर इंडिया को टाटा ने उसको फाइनेंशियली वायबल बनाना है, मैं समझता हूं उनके पास एयरक्राफ्ट तो हैं पर उनकी जो फाइनेंशियल ड्यूज है एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो लीज पेमेंट ड्यूज हैं वो तो बनी रहेंगी। और अगर वो जो उनकी जैसे आपने भी कहा कि जो पैसेंजर सर्विसेज जो इनकम जो है उसको अगर बढ़ाना है तो उनको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा वो है कि एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट रेशियो अगर आप नीचे ला सके तो मैं समझता हूं कि टाटास के लिए, अगर टाटा के पास ये एयर इंडिया जाती है तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। क्योंकि वो किस तरह से एम्प्लॉइज टू एयरक्राफ्ट रेशियो कम करे और कम करने के बाद अपनी जो विस्तारा के साथ और एयर इंडिया का जो एक समन्वय या एक स्ट्रेटेजिक जो एक एडवांटेज है वो किस तरह से उसको ले सके। आपको याद होना चाहिए कि एयर इंडिया के साथ सबसे बड़ा एसेट उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है जी। सबसे बड़ा एसेट है उनके बायलैटरल राइट्स। विस्तारा ने बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल एविएशन प्लान उन्होंने एक इम्प्लीमेंट करने की सोची है उन्होंने। मैं ये समझता हूं कि अगर एयर इंडिया टाटा के पास जाता है तो विस्तारा की इंटरनेशनल जो गेम प्लान जो थी उसमें ये काफी सहायता दे सकती है। अगर एयर इंडिया का कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट ये नई मैनेजमेंट में आकर उसको कम किया जा सके, ये बहुत बड़ा एक इफ है, बहुत बड़ा एक यदि जिसे हम कह सकते हैं। पर इसमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और टाटास के लिए उनके विस्तारास की गेम प्लान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, मैं राहुल सिंह जी के पास जाऊं लेकिन उससे पहले एक बार हर्षवर्धन साहब के पास दोबारा जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, जो बात अभी भट्टाचार्य साहब भी कह रहे हैं और शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप एक ऐसी कंपनी को लेकर आ रहे हैं जिसमें जो फ्लीट टू एयरक्राफ्ट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से वो सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पब्लिक सेक्टर में काम किया है। अब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशन काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं अगर हम कहें तो। ये जो पूरा ट्रांजिशन है और फिर बैलेंस शीट पे इतना सारा कर्जा, क्या ये एक टफ टास्क होगा टाटा के लिए मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि विस्तारा चला रहे हैं लेकिन वो एक बहुत छोटी एयरलाइन है कंपैरेटिवली। देखिए, इसमें कई सारे पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एयर इंडिया की वर्किंग है उसमें लो कॉस्ट